Hello, CAT aspirants. As you all know, CAT 2025 is very near. So, in this video, I will solve CAT 2024 arithmetic questions with the smart approach. So, do watch this video to learn new way of solving the questions. And if you like the video, please do comment and subscribe to our Q Point Academy. सामने है एक mixture is formed. Up mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. फिर क्या बोल रहा है? The same amount is again removed from the mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture Q is 16:9, then the ratio of cocoa in mixture P to that of mixture Q. आपको क्या बताना है बेटा? कोकोआ मिक्सचर पी से मिक्सचर क्यू में क्या होगा। अब सवाल ये मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का है और सवाल मोर स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो इक्वल रिप्लेसमेंट का केस है। इक्वल रिप्लेसमेंट में बेटा क्या होता है, जब भी आप कोई एक मिक्सचर निकालते हो और उसको रिप्लेस करते हो किसी, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, कोकोआ, जनरली आप क्या पढ़ोगे, मिल्क और वाटर। तो अगर आप मिल्क सोल्यूशन से मिल्क निकाल मतलब मिक्सचर निकाल के वाटर ऐड कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज नहीं मिला रहे हो वो हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में चलती है। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो आप कॉफी निकाल रहे हो और क्या ऐड कर रहे हो, आप कोकोआ ऐड कर रहे हो। तो आप क्या नहीं ऐड कर रहे हो, कॉफी ऐड नहीं कर रहे हो। इसका मतलब कॉफी जो भी है आपकी वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में चलेगी, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बच्चों ये है कि टोटल क्वांटिटी जब भी आप इक्वली रिप्लेस करते हो, जैसे मान लो आपके पास एक 100 लीटर मिक्सचर था, आपने उसमें 10% यानी कि 10 लीटर मिक्सचर निकाला और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी, मतलब 100 लीटर, और ये रिप्लेसमेंट के बाद भी 100 लीटर ही रहेगी, कभी भी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं इस सवाल को बनाऊं तो सवाल ऐसा है, देखो एक मिक्सचर P जो है वो फॉर्म किया गया है, यहां पर एक आपके पास कोई एक कॉफी का मिक्सचर मतलब कॉफी थी, आपने उसमें से क्या किया, कुछ अमाउंट मान लें कि X आपने निकाली कॉफी और आपने प्लस X कोकोआ ऐड कर दिया। क्लियर है बात? तो ये आपका मिक्सचर P बन गया और मिक्सचर P में आपने क्या किया, फिर सेम अमाउंट, द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव्ड। अब आपने क्या किया बेटा, X मिक्सचर P का निकाला है ना, मिक्सचर P का निकाला है और यहां पे आपने X क्या जोड़ा है, कोकोआ जोड़ा है, और आपका यहां पे मिक्सचर क्या बन गया है, Q बन गया है। क्लियर है बात? अच्छा, मिक्सचर Q में अगर आप कॉफी और कोकोआ की अगर बात करोगे, है ना, तो ये रेशो बेटा क्या है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ अब नहीं हिलना चाहिए। अगर आप कॉफी और कोकोआ की बात करोगे बेटा तो ये 16:9 का रेशो है, 16:9 का रेशो है। अब जो मैंने आपको सबसे पहले लर्निंग बताई थी वो ये बताई थी कि आपने जो भी चीज नहीं मिलाई है वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे चलेगी। तो इनिशियल क्वांटिटी आप कैसे निकालोगे, दूसरा वो एक सवाल उठता है, और दूसरा सवाल ये उठता है कि आपकी टोटल क्वांटिटी क्या रहेगी। तो मैंने आपको ये बताया टोटल क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगी, तो आप बोलोगे यहां जो टोटल क्वांटिटी है 25 यूनिट की वही हमेशा सेम रहेगी, मतलब इनिशियली जो आपकी कॉफी थी बेटा वो भी 25 यूनिट ही थी। तो आपके यहां से दोनों सवाल सॉल्व हो गए। अब आपको जो मैंने आपको सबसे पहला बताया उसमें फर्दर स्टेप और आगे बढ़े, तो आपको ये बताया कि भैया जो आप नहीं मिला रहे वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पे चलेगा। तो आपने बोला इनिशियली अगर आपका कॉफी ये था, है ना, देखो इनिशियली अगर आपका कॉफी 25 था तो फाइनली क्या बन गया है बेटा, 16 बन गया है। फाइनली क्या बन गया है, 16। अब आप बोलोगे ये कैसे बना होगा, तो दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपने बोला 5 से 4 ये हुआ होगा, 5 से 4 ये हुआ होगा, मतलब जो आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है बेटा वो 20-20% की टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। देखो 5 से 4 यानी कि 20% के टू सक्सेसिव चेंज, ये बिल्कुल क्लियर है, यहां तक ये बात क्लियर है। अब आपने बोला कि अगर आपका इनिशियली 25 यूनिट था तो आपने यहां पे अगर 20% कॉफी निकाली यानी कि 5 यूनिट कॉफी निकाली तो आपने 5 यूनिट ही कोकोआ ऐड किया, मतलब आपने यहां पे बोला कि ये 20 और 5 का रेशियो बना होगा। बोलो हाँ या ना। अब आपसे पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर P, तो आप बोलोगे यहां पर ये 5 यूनिट था
और मिक्सचर क्यू में कोकोआ कितना था, 9 यूनिट था, तो आप बोलोगे 5 और 9 का यहाँ पर रेशियो आएगा आपका। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लग रही है यार, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इतनी बेहतरीन अप्रोच आपने आज तक कभी सीखी है क्या, नहीं सीखी है तो भी बताएं कि आप, अगर आप इस सवाल को होते तो क्या फॉर्मूले से करने जाते, इक्वल रिप्लेसमेंट वाला जो आपने पढ़ा होगा, 1 माइनस क्वांटिटी रिप्लेस्ड की पावर n परसेंटेज, वो तो उससे तो वो सवाल बन ही नहीं पाता। लेकिन सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की जो चीज आप नहीं मिला रहे हो वो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में चलती है, तो आप उससे देखो कितनी आसानी से ये सवाल कर पाए। और एक और चीज आपको ये मालूम है कि जब भी आप इक्वल रिप्लेसमेंट करते हो तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी दोनों सेम रहती है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक और सवाल, एक और बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने मैं रखूंगा जो अभी तक आपने हो सकता है वो गौर ना किया हो। क्या बोल रहा है, आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल सैलरी बिकेम्स 187.5% of his initial salary. If the percentage of salary increased in the second increment was twice to of that of first increment, then the percentage of the salary increase in the first increment was. बहुत बढ़िया सवाल। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर आप यहां पे प्लस ए परसेंटेज कर रहे हो और यहां पर अगर आप प्लस बी परसेंटेज कर रहे हो, तो यहां पे जो भी नेट चेंज आएगा वो हमेशा आर नेट, अगर मैं उसको डिनोट करूंगा तो वो ग्रेटर देन होगा किससे, ए प्लस बी परसेंटेज से होगा। बिल्कुल आप मान रहे हो, ठीक है। अब बेटा अगर मैं ए बी की बात करूं तो इस सवाल के हिसाब से ट्वाइस ऑफ ए है, बी की अगर बात करूं तो ट्वाइस ऑफ ए है। तो आप बोलोगे कि अगर आप ये वाले ऑप्शन के साथ जाते हो, ठीक, 30, तो आप बोलोगे एक तो 30 आएगा। अगर आप, मैं यहां से बात करूं आर नेट, सॉरी यहां पे अगर मैं बात करूं आर नेट, तो आप बोलोगे 30 प्लस 60 से बड़ा आएगा, 30 प्लस 60 से बड़ा आएगा, तो आप बोलोगे 90 से बड़ा जाएगा। लेकिन आपका आर नेट यहां पे कितना है बेटा, आपको रिक्वायर्ड आर नेट कितना है, रिक्वायर्ड आप बोलोगे 187.5 हो गई, मतलब नेट चेंज कितने का आया होगा, 87.5% का। इसका मतलब बेटा ये आंसर तो नहीं हो सकता। और एक और चीज सीखे कि जो भी आंसर होंगे वो इससे कम होंगे। ठीक, मैं आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बेस्ट अप्रोच सिखाने वाला हूं कि आप कैसे इस सवाल को बगैर कॉपी पेन उठाए इस सवाल को यहां पर बना सकते थे। क्लियर? अब देखो, अगर मैं इस ऑप्शन के साथ जाता हूं तो मेरा एक नेट चेंज 25 का होगा और एक 50 का होगा, तो आप बोलोगे नेट आंसर आपका आर नेट ग्रेटर होगा 25 प्लस ट्वाइस ऑफ 25 यानी कि 50 से, क्योंकि आपको ये दिया है बी बराबर ट्वाइस है, मतलब आपका किससे ग्रेटर होगा बेटा, 75 से। ठीक, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि कितना ग्रेटर होगा, तो आपने एक बेटा नेट चेंज आपने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वैल्यू को अगर a परसेंट और b परसेंट से बढ़ाया जाए 2 सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में, तो आप बोलोगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 हो जाती है वो वैल्यू। तो आप मैंने यही तो बोला कि नेट चेंज ए बी से बड़ा होगा, a प्लस बी से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, तो आप बोलोगे ए बी अपॉन 100 बड़ा होगा। तो जरा देखो यहाँ पे ए बी अपॉन 100 क्या बन रहा है बेटा, 25 इंटू 50, 25 इंटू 50, 25 इंटू 50 कितना होगा बेटा, आप बोलोगे 1250 और डिवाइडेड बाय क्या करोगे 100, मतलब आपका 12.5 बड़ा होगा। और जैसे आप 75 में 12.5 ऐड कर दोगे तो आपको आर नेट कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा, 87.5। तो आप बोलोगे करेक्ट आंसर आपका 25% ही होगा। ठीक, तो ये आपने ऑप्शन से गैस कर लिया कि आपको कैसे करना था। वैसे मैं अगर होता तो मैं मेंटली ये सब, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एक समय के बाद आपका इतना ज्यादा हो जाता है कैलकुलेशन कि आप ये आंसर तो तुरंत ही अलग कर देते, क्योंकि आप बोलते कि 30 प्लस 60 से तो बड़ा आएगा आंसर, मतलब 90 से बड़ा आएगा, आपको 90 के ऊपर तो जाना ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरा ये बोलना है, तो आपने बोला 75 से बड़ा आएगा, कितना आएगा, मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हो, 25 इंटू 5 125 और एक 0 1250 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 12.5 बड़ा आएगा, यही उसका करेक्ट आंसर है।
आप बोलते कि ये भी चेक करने की जरूरत नहीं थी, आप बोलते कि 60 से आंसर बड़ा आएगा, कितना आएगा 8 बड़ा आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4 इंटू 2/100 मतलब 20 इंटू 40, 800/100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 बड़ा आएगा। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स लगा रहा हूं, ठीक, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पे जो आर नेट आता है, नेट चेंज आता है, ठीक, वो हमेशा छोटा आता है किससे, ए प्लस बी से, हमेशा छोटा आएगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं 10 और 10 का, तो नेट रिजल्ट क्या आता है बेटा, 19% का आता है, मतलब 20 से कम आया, 10 + 10 20 से कम आया। कितना कम आया, फिर से वही सवाल, ए बी अपॉन 100, कितना कम आएगा, ए बी अपॉन 100। समझ गए, किससे, ए प्लस बी से कम आएगा, कितना कम आएगा, ए बी अपॉन 100। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलो, तो आपको ये तरीका कैसा लगा? अच्छा, मान लीजिए इस सवाल को आपको बनाना ही होता, तो आपने बोला नेट चेंज बेटा यहां पर x से y का हो रहा है, लेकिन उसमें नेट चेंज क्या हो रहा है, 2x से 2y। तो आप बोलेंगे ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई बेटा, 87.5 को क्या आप 7/8 लिख सकते हो? तो अगर इनिशियल वैल्यू बेटा आपकी 8 थी, इनिशियल वैल्यू आपकी 8 थी, तो 8 में 7 जुड़कर बेटा ये कितनी बन गई है, 15। क्लियर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मैं बोलूं अगर मुझे 2x से 8 बनाना है, तो क्या मैं x की वैल्यू यहां पर 2 मान सकता हूं? x की वैल्यू देखो, यहां पे x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो बिल्कुल 8 बनेगा। तो मैंने बोला x की वैल्यू तो 2 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो बेटा मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो मैंने बोला क्या कि 2 इंटू 2y, सॉरी y इंटू 2y मिलके 15 बनेगा। तो आप बोलोगे कि y स्क्वायर बराबर क्या बनेगा बेटा, 15/2 बनेगा, 15/2 बनेगा। तो आप यहां से y की वैल्यू क्या रख सकते हो बेटा, √15/2। क्लियर, √15/2। अब कोई एक ऐसा नंबर चुनो जिसको आपका जो ओरिजिनल रेशियो आ गया बेटा, वो क्या आ गया, 2:√15/2। अब एक काम करो, आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो √2/15 से। तो आपने जैसे इसको √2/15 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन यहां पर आपको दिक्कत होगी। तो आप एक काम करें, सबसे पहले तो √2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा 2√2 और ये बनेगा बेटा √15। अब इसको आप √30 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, नहीं √30 से नहीं, पहले एक बार √2 से और मल्टीप्लाई करें, फिर एक बार √30 से मल्टीप्लाई करें। तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये कितना बनेगा, 4, और ये क्या बनेगा, अंडर √15 और 2 मतलब 30 बनेगा। अब एक बार रूट हटाना है ना हमको, 1 मिनट, सॉरी, वैसे आपको ये तरीका तो मैंने आपको जो बताया वो ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा, आप उससे कर लें। आप इससे भी कर सकते हैं कि b को बराबर 2a रखें, आप ये सब छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, आप तो सीधा फॉर्मूला लगाएं a + b + ab अपॉन 100, और b की जगह आप ट्वाइस a रख दें, तो वहाँ से भी आपका a निकल आएगा। वो ज़्यादा आसान तरीका बनेगा। अगर आपको अगर फॉर्मूले से करना होता तो आप फॉर्मूला ये यूज़ करते कि a + 2a + 2a² अपॉन 100, इसकी वैल्यू आपकी 187.5% है। तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर सॉल्व फॉर ए कर लेते, ठीक है, आप क्या कर लेते, सॉल्व फॉर ए कर लेते, और आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते थे। यहाँ से आप इसको सॉल्व फॉर ए कर लेते, लेकिन आपको ये तरीके से जाना नहीं है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये सबसे आसान है और सबसे लाजवाब भी है। ठीक, क्लियर है क्या तरीका है वो, कि जब भी आप यहाँ a% और यहाँ b% का इंक्रीमेंट करोगे सक्सेसिव में, तो r नेट हमेशा किससे बड़ा आएगा, a + b% से आएगा। तो सबसे पहले आपको सबसे आसान ये दिख रहा था, तो आपने इसको चेक कर लिया, आपने बोला आंसर 30 और 60, क्योंकि एक अगर 1 टाइम्स है तो एक 2 टाइम्स है, तो अगर एक 30 है तो एक उसी का 2 गुना है 60, तो 90 से बड़ा आएगा। आपको नेट चेंज कितना चाहिए, तो 90 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, आपको तो इतना चाहिए। फिर आपने इसको चेक किया, ये आपकी बिल्कुल सही बैठ गई कहानी। कितना बड़ा आया, आपने बोला ab अपॉन 100 बड़ा आया, तो यहाँ पे आपने बोला आंसर 75 से बड़ा आएगा, कितना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा, मतलब 12.5 बड़ा आएगा। तो आप जैसे ही इसमें 12.5
ऐड करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप ये बताएं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इन सेप्टेम्बर द इनकम्स ऑफ कमल, अमल एंड विमल आर इन द रेशियो 8, 6 एंड 5। ठीक, दे रेंट अ हाउस टुगेदर एंड कमल पेज 15%, अमल पेज 12% एंड विमल पेज 18% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स टू कवर द टोटल हाउस रेंट इन अ मंथ। ठीक है बेटा, अगर मैं इनकम की बात करूं तो मेरे पास क्या क्या है, कमल है, अमल है और विमल है। मैंने बोला इनका 8, 6 और 5 का रेशियो है। ये अगर मैं रेंट की बात करूं तो ये इसका 15% दे रहा है। अब देखो इसका 15% निकालना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, तो आप क्या करें, इसको मान लें 80, तो 80 का 15% आसानी से निकल आएगा, और इसको मान ले 60 और इसको मान ले 50। आपने बोला इसका 15% खर्च कर रहा है, 15% खर्च कर रहा है, 15% बेटा कितना होगा, आप बोलेंगे 10% होगा, 8 और 5% होगा 4, मतलब कि 12, मतलब कि 12, 12 इसमें से घटा दें तो बेटा अभी कितनी बची वैल्यू, 72। इसमें से कमल बेटा कितना कर रहा है, कमल ने 15%, अमल कर रहा है 12%। अब देखो फिर से अगर आप इसका 12% निकालने जाएंगे तो 7.2 आएगा, फिर से दशमलव आएगा, तो बेटा आप एक काम करो, एक एक जीरो और ऐड कर लो, तो बेटा यहाँ 720 बन जाएगा। अब इससे 72 घटा दो तो बेटा ये कितना बनेगा, 72 घटाने के बाद 528 बनेगा। ये बात हो गई। और विमल कितना कर रहा है बेटा, 18%। इसका 18% कितना होगा बेटा, आप बोलोगे कि 18 पंजे 90, यानी कि 90 आप माइनस करो तो बेटा ये कितना होगा, 410, और ये 18% की वैल्यू कितनी होगी, 90, इसकी वैल्यू होगी 72, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 15% की, आप बोलोगे कि 800 है ना, तो 80 120 होगी, कितनी होगी 120, सॉरी 120 होगी, तो ये मैंने वैल्यूज गलत लिख दी हैं। अस्सी और 40, 120 घटाएंगे जब इससे तो बेटा आपकी ये तो सही लिखी थी 528, और यहाँ 90 घटाएंगे तो आप बोलेंगे 410, और यहाँ अगर आप 120 घटाएंगे तो बेटा ये बनेगी 680, कितनी बनेगी 680। अब क्या बोल रहा है, इन अक्टूबर मंथ द हाउस रेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल देयर इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, 12% एंड 15%। बेटा हाउस रेंट जो है वो 120, 72 और 90 ये तो सेम रहा, लेकिन इनकम इंक्रीज हो गई। इनकम इंक्रीज हो गई किससे, 10%, 12% और 15। आपने बोला इसका 10% इंक्रीज कर दो तो ये बनेगा 880। आप इसका 12% यानी कि 72 इंक्रीज कर दो तो आप बोलोगे ये 672 हो गया, और इसका 15% इंक्रीज कर दो यानी कि आप 15 पंजे 75, 75 आप इंक्रीज कर दो इसमें तो ये बन गया 575। ये इंक्रीज सैलरी हो गई है। आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम विल नॉट बी पेड एज अ हाउस रेंट। तो आपने बोला टोटल इनकम इनका सम हो जाएगा, और हाउस रेंट तो अभी भी 120, 72 और 90, तो आप बोलोगे ये बनेगा 162 और ये बनेगा बेटा 120, तो 282 बनेगा। ठीक है, 120 और 162, और आप इनको जोड़ लो तो आप बोलोगे 8, मतलब ये फाइनल क्या बनेगा बेटा 282 डिवाइडेड बाय 800 और 600 1400, 1400 और 500 900 हुआ। फिर आप क्या करो यहाँ पे 70 और 70 जोड़ लो तो कितना बनेगा 140, तो आपने बोला 1900 ये बना और 140, ठीक है, तो कितना बनेगा बेटा 2040। फिर ये कितना बनेगा 7 तो ये बना 7, और आपने यहाँ पे 80 जोड़ दिया तो बेटा ये कितना बना 2127, कितना बना 2127। तो अब आपको बताना है 282 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ दिस। ठीक, अब बेटा यहां से आप क्या सोच सकते हो कि आपको अगर आंसर लगाना है तो आप ये देखो इसका 10% कितना जा रहा है, 2127 का, तो आप बोलोगे 10% तो सर इतना जाएगा। इससे कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 82 और 82, मतलब सीधा सीधा 59.3 ज्यादा है, 59.3। अब अगर आप इसका 1% निकालने जाते हो, है ना, ये तो हो गया बेटा 10%। ठीक, इसका 1% निकालने जाते हो तो बेटा ये 21.27 बनेगा, और 21.27 का अगर आप फॉर एग्जांपल 5 गुना भी कर देते हो तो वो तो 100 के ऊपर चला जाएगा। आपको कहाँ जाना है बेटा 59, मतलब आपको
2 गुना के लगभग ही जाना पड़ेगा, तो आंसर जो भी होगा वो 12% से जस्ट अबव होगा। एक ही आंसर दिख रहा है 12.75, इसलिए आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको समझ में आया क्या क्या किया हमने पहले? आपको इनकम का रेशियो था, तो रेशियो में अगर आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो रेशियो चेंज नहीं होता, तो आपने बोला 800, 600 और 500 मान लो। फिर रिस्पेक्टिव आपने यहाँ पे उसका वो देख लिया कि रेंट कितना दे रहा, अलग से उसको बढ़ा दिया आपने, और फिर आपने उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, वो भी अप्रोक्सीमेट। ठीक, अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल, एवरेज का है, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। पहले तो आप सवाल पढ़ें, क्या बोल रहा है? देयर आर 4 नंबर्स सच दैट एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 1 more than the first number. Average of first 3 numbers is 2 more than the average of first 2 numbers, and the average of first 4 numbers is 3 more than the average of first 3 numbers. देखो ऐसा बोल रहा है, आपके पास अगर ए बी सी डी ऐसे 4 नंबर हैं, तो आप बोलेंगे कि आप ये बोलेंगे कि इन दोनों का जो एवरेज है वो ए से +1 होगा। मतलब अगर ये ए है और है ना, तो ए में आप +1 करेंगे तो इसका एवरेज क्या बनेगा बेटा? a+1 बनेगा इन दोनों का। ठीक है, इन तीनों का क्या बनेगा बेटा? a+1 +2 बनेगा, मतलब कितना बनेगा? a+3, है ना, यही बोला है। और इन चारों का क्या बनेगा? आप बोलेंगे इन तीनों का जो है a+3, उसमें 3 ज्यादा, यानी कि a+6 बनेगा। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, चलो अब ये मान लो बेटा, अगर ये a है और इन दोनों का एवरेज a+1 बनाना है, तो आपने बोला ये a+2 होना चाहिए, तभी इनका एवरेज a+1 बिल्कुल मिडिल ऑफ देम आएगा, क्योंकि दो बराबर क्वांटिटी है तो एवरेज बिल्कुल बीच में आएगा। तो आप बोलोगे ये होगा a, ये होगा a+2, नेट डेविएशन 0 होगा, तो आपके पास सरप्लस बच गया 2, तो एक इधर बांट दो और एक इधर बांट दो, मतलब एवरेज कितना हो गया? a+1। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आपने बोला कि तीसरा एलिमेंट सी जुड़ने से, तीसरा देखो इन दोनों का एवरेज मालूम है, ये सी जैसे ही जुड़ा तो आपका एवरेज 2 से इंक्रीज कर गया, 2 से इंक्रीज कर गया, मतलब ये a+3 तो होगा ही, प्लस इसने इन दोनों एलिमेंट में भी क्या दिया होगा? 2 और 2 दिया होगा, मतलब टोटल 4 दिया होगा, मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई? a+7। ठीक, अब आपने बोला डी की एंट्री से एवरेज में 3 की इंक्रीज आ गई, तो आपने बोला हर 3 एलिमेंट को 3-3 दिया होगा, मतलब आपको 9 दिया होगा, और प्लस ये a+6 तो खुद ही हुआ होगा, तो आपने बोला ये a+15 होगा, तभी ऐसे डी होगा। क्लियर है बात? बोलो, बहुत बढ़िया। अब आपको बोला है कि a और d का डिफरेंस बताओ, तो ये a था, ये a+15 था, तो डिफरेंस कितना आएगा? 15 का आएगा। बोलो आपको कैसा लगा तरीका? बिल्कुल शानदार जानदार लगा कि नहीं? आपने बगैर सोचे, बगैर किसी फॉर्मूला के आपने इसको सॉल्व कर लिया। जिनको भी एवरेज में डाउट है वो हमारे चैनल पर जाके कंप्लीट एवरेज मैं वीडियो के नीचे करवा दूंगा, कंसेप्ट्स जो हमने यूज़ किए हैं। तो अगर आपको बिल्कुल फाउंडेशन से करना है कि मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अभी सब डलवा दूंगा क्लास के बाद। कमेंट सेक्शन में बताते चलें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है कॉन्सेप्ट सीखकर। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक मिनट मैं शेयर भी कर दूं। आप लोग जब तक सवाल पढ़िए भाई, अगला सवाल क्या बोल रहा है? अच्छा, शेयर हो चुकी थी लिंक, चलो तो इसको भी करते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या बोल रहा है बेटा? अ ग्लास इज फिल्ड विथ मिल्क, मतलब शुरुआत में क्या है? मिल्क। 2/3 ऑफ इट्स content is poured out and replaced with water. If this process is of pouring out
2/3 ऑफ द कंटेंट इन रिप्लेसिंग विद वाटर इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स। मतलब टोटल बेटा आपने कितनी बार किया है, 4 बार किया है। मतलब एक तो पहले किया, फिर 3 बार और किया, मतलब आपने टोटल 4 बार किया। तो आपको फाइनल मिल्क टू वाटर का बताना है। सबसे पहला सवाल याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि आपका जब भी इक्वल रिप्लेसमेंट का केस होता है, जो कि ये है, तो आपका इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, और जो आप ऐड नहीं कर रहे हो वो हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में चलता है। ठीक है, आपने बोला हर बार 2/3 रिप्लेस कर रहे हो, मतलब अगर आपके पास इनिशियल क्वांटिटी 1 है तो आप उसमें 2/3 रिप्लेस करके 1/3 कर दे रहे हो। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही बोलेंगे। या इसको मैं और बेहतर तरीके से क्या ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं 2/3 रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब अगर इनिशियल क्वांटिटी मेरी 3 होगी तो मैं उसको 1 बना दे रहा हूं। देखो इसका 2/3 क्या होगा, 2 होगा। 2 माइनस कर दो तो क्या बना, और कितनी बार लगा बेटा, आप बोलोगे 4 बार ये प्रोसेस लगी है। बोलो हाँ या ना। तो आपने बोला इनिशियल क्वांटिटी अगर 81 थी तो आप बोलोगे फाइनल क्वांटिटी क्या बनी, किसकी, जो आपने नहीं मिलाया। क्या नहीं मिलाया, मिल्क। तो आप बोलोगे यही इनिशियली मिल्क था। अभी कितना बन गया, आपने बोला इतना बन गया मिल्क फाइनल। ये क्या था, मिल्क इनिशियल। क्लियर है बात। अब आप बोलोगे लेकिन टोटल क्वांटिटी तो आपकी 81 ही रहेगी मिक्सचर की, जिसमें से अब एक मिल्क बचा है। तो अगर एक मिल्क बचा है तो वाटर कितना बचा होगा, 80। और यही तो आपसे पूछा है 1:80। कितनी आसानी से आपने ये वाला सवाल उड़ा दिया, और मैं आपको बता रहा हूं ये सवाल कैट में पूछा गया है। ठीक, और आपने कितनी आसानी से सिर्फ अपने कंसेप्ट बेस्ड पर आपने ये सवाल का जवाब दे दिया। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने सवाल क्वेश्चंस और हैं, चलो काफी क्वेश्चन है। इसके बाद क्या बोल रहा है, द सैलरीज ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीटा आर इनिशियली इन द रेशियो 5, 6 एंड 7। इन द फर्स्ट ईयर दे गेट सैलरी हाइक ऑफ इतना। In the second year, the Sita Mita gets and the salary of Geeta becomes equal to the mean salary of 3 friends. The salary hike of Geeta in the बहुत बढ़िया सवाल। देखो आपके पास बेटा सीता है, गीता है और मीता है। इनका रेशो क्या है, 5, 6 और 7 का। आपने इंक्रीज करा 20% से। देखो इसका 20% तो आसान है, तो आप इसको 0 0 कर लो, तो आप इसमें 10 इंक्रीज कर दो, मतलब ये 60 हो गया। इसका 25% यानी कि 1/4, 15 बढ़ा दो तो ये 75 हो गया। और इसका बेटा 20% यानी कि 14 बढ़ा दो तो ये कितना हो गया, 84। अब क्या बोला, सेकेंड ईयर में इसका 40%, किसका, सीता का, और मीता का 25%। इसका 40% कितना होगा बेटा, 40% कितना होगा, 24। तो आपने बोला ये 84 हो गया है, और इसका 25% यानी कि 1/4, तो 80 हो गया। कितना, 20 टाइम्स और 1, मतलब 21 ऐड कर दो, 21 ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 105। ठीक, कितना बनेगा, 105। अब क्या बोल रहा था, सैलरी ऑफ गीता बिकम इक्वल टू द मीन सैलरी। मतलब ये सैलरी ऑफ गीता है ये वाली, ये क्या है, इन दोनों का एवरेज है। तो आप एक चीज ध्यान रखो, ये वही हो सकती है, नहीं इन दोनों का नहीं है। क्या बोल रहा है, मीन सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। देखो ये जो इसकी वैल्यू है ये इन तीनों का एवरेज है। अब ये तो मालूम ही नहीं, तो एवरेज कैसे निकालोगे। लेकिन अगर आपको एवरेज की समझ होगी तो आप यहां पर ये बोलोगे कि इसको भी एवरेज होना पड़ेगा इन तीनों का, तभी जाकर ये तीनों का एवरेज मेंटेन हो पाएगा। तो आपने बोला ठीक है, अगर इसको भी एवरेज होना पड़ेगा तीनों का, तो आपने बोला इन दोनों का एवरेज जो होगा वही इसका एवरेज रख दो, तो ओवरऑल एवरेज भी मतलब बदलेगा नहीं। देखो आपने जैसे इन दोनों का एवरेज निकाला, अब एक 84 है, एक कितना है, 105, 21 का डिफरेंस है, तो 10.5 इधर दे दो, 10.5 इधर दे दो, बिल्कुल बीच का। तो 10.5 इसमें ऐड कर दोगे बेटा, तो आप कितना बोलोगे, 94.5 बनेगा। कितना बनेगा, 94.5। अब आप बोलो कि 94, अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि इन तीनों का एवरेज होना चाहिए। अब देखो मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। मान लो इन दोनों का एवरेज 94.5 है, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट जुड़ रहा है उनके ग्रुप में जिनका एवरेज 94.5 है, तो एवरेज चेंज नहीं होगा। यही तो बोला है उसने, कि आपको क्या बोला है कि सैलरी ऑफ गीता बिकम्स मीन सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। मतलब इसका जो एवरेज होगा वो इन तीनों के एवरेज के बराबर होना चाहिए, तभी तो। और मोर स्पेसिफिकली जाए तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वही एवरेज यही रख दो, तो ये तीनों का एवरेज चेंज नहीं होगा। ठीक, ये बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज। अब आपको बताना था सैलरी हाइक ऑफ गीता। तो आपने बोला पहले 75 थी, अभी ये हो गई है, तो कितना इंक्रीज हुई है। आप बोलेंगे कि
अगर ये 95 होता है एग्जैक्टली 20 मतलब 19.5 हुआ है किससे 75 से, तो आप 75 का 20% जाएंगे तो बेटा वो 15 होगा, 15 से 4.5 ज़्यादा है ये, और इसका 5% कितना होगा बेटा 3.5, मतलब आंसर 25% से जस्ट इंक्रीज होगा, जस्ट ऊपर होगा। देखो कैसे कर लिया मैंने, ये तो वैल्यू 20% है किसकी, और अगर मैं 5% की बात करूं तो वो इसका भी आधा होगी 3.75। ठीक, आपको तो प्लस 4.5 जाना था 15 से, 15 से प्लस 4.5 जाना था, तो आप 25% पहुंच के कहाँ पे पहुंच पाए 18.75, ये उससे भी बड़ा है, मतलब 25 से जस्ट आंसर ऊपर होगा, क्या होगा 26%। सवालों पे बढ़ते हैं और एक बहुत बेहतरीन सवाल देते हैं, और बाकी के ये जो दो सवाल हैं ये मैं आपको होमवर्क पे दूंगा और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे बने कि नहीं बने। क्या बोल रहा है, अ कंपनी हैज टोटल 40 employees whose names are listed in a certain order, ठीक है। In a year 2022 the average bonus of first 30 employee was 40,000 and the last 30 employee was 60,000 and that of first 10 and last 10 employee was together was 50,000, ठीक। Next year the average bonus of the first 10 employee increased by 100%, of the last 10 employees increased by 200% and of the remaining employee was unchanged, ठीक है। Then the average bonus rupee of all 40 in 2023। बेटा देखो इसमें मैं क्या करता हूँ 10-10 के ग्रुप्स में बांट लेता हूँ, तो पहले 10 को मैं ए बोल रहा हूँ, 11 से 20 को मैं बी बोल रहा हूँ, 21 से 30 को मैं सी बोल रहा हूँ, और 31 से 40 को मैं डी बोल रहा हूँ। मैंने 10-10 के उसमें बोल दिया। तो सवाल क्या बोल रहा है बेटा, ये पहले 3 का एवरेज क्या है, आप बोलोगे 40,000, ठीक, और लास्ट 30 का क्या है बेटा, आप बोलोगे 60,000, ठीक। अच्छा, ये दोनों का एवरेज आपको कितना दिया है, फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10, ये दोनों का है ना, ये दोनों का एवरेज आपको बेटा कितना दिया है 50,000, ठीक। तो सबसे पहले इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एवरेज निकालने की कोशिश करो कि इसका कितना है, ए का, बी का कितना है, सी का कितना है और डी का कितना है। तो आपने बोला सबसे पहले देखो, अगर आप ये तीनों को देखो, यहाँ पे बी और सी और ए थे और यहाँ पे बी और सी और डी थी, तो आपने बोला ए गया सॉरी और डी आया, तो एवरेज में क्या आया, एवरेज में 20,000 का इंक्रीज आया, 40,000 से 60,000, तो एवरेज में इंक्रीज आया। टोटल इंक्रीमेंट कितने थे बेटा, 3 लोग थे हर एक ग्रुप में, चाहे ए बी सी चाहे यहाँ पे, तो आपने बोला ओवरऑल जो चेंज आएगा वो प्लस 60,000 का आएगा। ये बात क्लियर। और आपको ये भी बोला है कि ए और डी मतलब फर्स्ट 10 और लास्ट 10 का जो एवरेज है वो आपका 50,000 है, मतलब आप ये बोलोगे कि डी प्लस ए की जो वैल्यू है वो एवरेज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मतलब 1 लाख है। तो आपने बोला यहाँ से डी निकल आएगा बेटा कितना, 60 प्लस 1 लाख कितना बनेगा, उसका आधा कर दो तो ये 80 बनेगा, और ए जो बनेगा बेटा वो बनेगा 20, सॉरी ए जो बनेगा वो बनेगा बेटा कितना 20,000, ए जो बनेगा वो कितना बनेगा 20,000, मतलब इसका एवरेज है 20,000, इसका जो एवरेज है वो है 80,000, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, मतलब ए का मतलब है 1 to 10 और इसका मतलब है 31 to 40, ठीक। अब क्या बोला, इसको 100% से इंक्रीज करो, मतलब अब ये एवरेज 40,000 हो गया है, और इसको 200% से इंक्रीज करो, 200% मतलब 1,40,000, मतलब अब ये एवरेज 2,40,000 रुपए हो गया है ना, 1,60 इसमें बढ़ा दो, और इनका जो एवरेज है वो सेम है। अब जरा बी और सी का एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो आप ये देखो, अगर ए बी सी की बात करो, ओवरऑल एवरेज कितना था बेटा ए बी सी का 40,000, तो आपने बोला ओवरऑल एवरेज तो 40,000 बना है, वो कैसे बना है, ए का 20,000 है, बी और सी का आपको निकालना है, और आपने किस रेशियो में मिलाया 1 और 2 के, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, आप यहाँ पे क्रॉस बना दो एलिगेशन, ठीक। आपने बोला 2 और ये 1, तो आपने बोला अगर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट्स के लिए इंक्रीज कर रहे हो तो टोटल 20,000 का इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलोगे 2 यूनिट बराबर 20,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000, मतलब ये 1 यूनिट 10, यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब इनका एवरेज कितना होगा 50,000। अब ये दोनों का एवरेज बेटा कितना है 50,000। अब आपको क्या बताना है, एवरेज बोनस ऑफ ऑल एम्प्लॉय, तो अब आप बोलोगे कि जरा इसका देखो, तो आप बोलोगे क्या होगा, अभी एवरेज कितना हो गया है 40,000, और कितने एम्प्लॉय हैं
कितने एम्प्लॉय हैं? आप बोलोगे 10,000, मतलब 10 एम्प्लॉय हैं। फिर इनका आप देखोगे क्या, बी और सी का एवरेज कितना है बेटा? 50,000। कितने एम्प्लॉय हुए हैं यहाँ पे? 40, सॉरी 20, 10 इसके 10 इसके 20, मतलब आप बोलोगे 50,000 इंटू 20। और आप क्या बोलोगे फिर आखिरी में? डी में कितने हैं बेटा? 80,000। ठीक है, और इनके कितने एम्प्लॉय हैं? सॉरी ये अभी 240 हो गए, नया वाला एम्प्लॉय, नया वाला निकालना है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे? 240 हो गए ये, और इसके कितने हैं? 10 हैं, और नीचे टोटल एम्प्लॉय बेटा कितने हैं? 40। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया। अब भी बना कितना? 40,000 और 2 लाख, 280 बना, और ये बना 1 लाख, मतलब 3,80,000 डिवाइडेड बाय 4 करना है। आंसर कितना आएगा? 95,000। क्यों? 380 का आधा करो, ठीक, और उसका आधा करो। 1,90,000 और 1,90,000 का आधा क्या होगा? 95,000। क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्ड a certain distance at a uniform speed had the speed been 6 kilometer more, 6 kilometer per hour more, it would have needed 4 hours less। अगर उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ज्यादा होगी तो 4 घंटे समय कम लगेगा। फिर क्या बोल रहा है? अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम रहेगी तो आपको समय कितना लगेगा बेटा? 6 घंटा ज्यादा लगेगा। ठीक, अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक चीज बताओ, आप ट्रेन जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ही बीच की बात कर रहा है, और बोल रहा है कि अगर एक बार 6 से स्पीड बढ़ाई जाए 6 kmph से, तो समय में यहाँ पे 4 घंटा कम लगता है, और एक बार 6 kmph से घटाई जाए तो यहाँ पे समय में 6 घंटा ज्यादा लग जाता है। ठीक, तो आपने जैसे ही बोला कि डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस अगर आपका कांस्टेंट हो गया, तो यहां से आप बोलेंगे जो स्पीड का रेशियो होगा बेटा, स्पीड का जो रेशियो होगा वो आपका होगा इनवर्स टाइम रेशियो के बराबर, इनवर्स टाइम रेशियो के बराबर। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई तो आप यहां से बोलेंगे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बिल्कुल, तो अगर आप रेशियो लिखने जाएंगे तो स्पीड का रेशियो बराबर क्या होगा? टाइम पीरियड के उल्टे रेशियो के बराबर। अब देखो सिनेरियो क्या क्या है, आपकी ओरिजिनल स्पीड x है ना, आपकी ओरिजिनल स्पीड बेटा x है, उसमें अगर आप 6 घटा देते हो, यही बोला है ना, 6 घटा देते हो, ये 6 किलोमीटर लेस, तो आपको कितना समय ज्यादा लगता है? तो आप बोलोगे अगर x से चल रहा होता तो t समय लगता, तो यहाँ पे t-6 लगेगा। क्लियर है बात? और अगर आप x से बढ़ा देते हो तो यहाँ पे आपको t-4 लगेगा, आपको समय जो है वो 4 घंटा कम लगेगा। ठीक, चलो इन दोनों सिनेरियो की बात करो, तो अगर आप स्पीड का रेशियो लेने जाओगे बेटा तो ये 6 - x अपॉन x होगा। ठीक है, स्पीड रेशियो। ठीक, तो बेटा टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम रेशियो इसी का इनवर्स हो जाएगा, आप बोलोगे x अपॉन x - 6 हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। और यही रेशियो आपको बराबर क्या दिया है बेटा? t-6 अपॉन t से। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आप बोलेंगे यहां xt ये बनेगा, और यहां पे बेटा क्या बनेगा? xt -6x -6t और प्लस का 36। आप xt को कैंसिल आउट कर दें तो आप बोलेंगे कि 6x, देखो ये माइनस उधर आके, ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, 60 बराबर क्या होगा? 36। तो आपने यहां से बोल दिया बेटा x प्लस टी की वैल्यू क्या होगी? 6, क्योंकि 6 कॉमन निकल आएगा और ये सब कट जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इन दोनों सिनेरियो को कंपेयर करूंगा, तो मैंने बोला यहां पर मैंने स्पीड का जो रेशियो है वो x से x प्लस 6 कर दिया है, तो बेटा जो टाइम का रेशियो होगा इसी का उल्टा हो जाएगा, तो x प्लस 6 से क्या हो जाएगा? x, और उसी की वैल्यू आपको क्या दी है बेटा? x t से t-4। फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप बोलेंगे xt प्लस 60 है ना, xt 60 -4x माइनस का 24 बराबर क्या? xt और xt फिर कैंसिल हो गया, और बेटा यहां पर आप देखने वाले हैं कि 60 -4x की वैल्यू क्या है? 24। ये 24 को आप इधर ले जाएं, यहां से बेटा आप
दो कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा 3t माइनस 2x, इसकी वैल्यू 12। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप एक काम करें, आपको क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्पीड भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो आपने बोला कि x इंटू टी चाहिए है आपको, तो आप पहले किसी भी इसमें कोई भी एक वेरिएबल को रूल आउट कर दें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2x है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 2t बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 12। 2x प्लस 2t बराबर क्या आ जाएगा, 12। और यहां पर भी आपको क्या दिया है बेटा, माइनस का 2x प्लस 3t बराबर, ये भी आपको क्या दिया है बेटा, 12 दिया है। आप बस ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पे 5t बराबर कितना बना, 24। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि t बराबर कितना बनेगा, 24/5। t बराबर कितना बनेगा बेटा, 24/5। जैसे ही आप t की वैल्यू यहां पर रख देंगे 24/5, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 6 में से 24/5 घटा दो, क्योंकि ये t उधर जाएगा। तो आप बोलेंगे कितना बनेगा, 30। मतलब ये क्या बनेगा बेटा, 6/5, 36/5। तो कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है। t अपॉन x से x प्लस 6, तो x प्लस 6 से x, ये बनेगा t अपॉन t माइनस 4। ठीक है, तो आपने किया यहाँ पे xt माइनस 4x, 6t माइनस 24, बिल्कुल सही लिखा, बराबर xt। xt कैंसिल हो गया, तो आपने बोला 60, ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने बोला यहाँ पे x माइनस 6 से x किया है, तो x से x माइनस 6 हो जाएगा, है ना। और फिर यहां पर इसका रेशियो क्या दिया है, t ये गलती कर दी बेटा, यहाँ पे 6 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो ये बेटा t प्लस 6 बनेगा। ठीक है, t प्लस 6 बनेगा। तो मैं एक बार ये वाली इक्वेशन फिर से लिख देता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने ये गलती कर दी थी। जाहिर सी बात है, अगर आप स्पीड घटाओगे बेटा तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो मैं इसको फिर से कर देता हूं बहुत आसानी से, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ये वाली इक्वेशन तो हमारी बिल्कुल सही है, और इसको और मिटा देते हैं हम। ठीक, तो हमने बोला ये t प्लस 6 बन जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, xt बराबर xt प्लस 6x माइनस 6t माइनस का 36। क्लियर, xt फिर कैंसिल हो गया, तो आप बोलेंगे 6t माइनस 6x की वैल्यू आपको क्या दी है, देखो आप इधर ले आओ और ये इधर ले आओ, या एक काम करो, आप 36 को इधर ले जाओ, तो आप बोलोगे 6x माइनस 6t की वैल्यू आपको क्या दी है, 36। ठीक, अब आप इसको, ये आप 2 से वो ना करें, इसी को इक्वेशन नंबर 2 दे दें, इसी को। तो आपने बोला, है ना, यहां पे क्योंकि माइनस 60 है, यहां पर 60 है, आप जस्ट 1 और 2 को ऐड कर दें। आपने 1 प्लस 2 किया है, तो आप बोलेंगे 60 और 60 कैंसिल हो जाएगा। 6x माइनस 4x बेटा कितना बनेगा, 2x बनेगा। और यहाँ 36 और 24 कितना बनेगा बेटा, 60 बनेगा। क्लियर है बात। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, और x हमारा क्या था, स्पीड थी ओरिजिनल, तो ये 30 kmph आ गई। टोटल आपकी ओरिजिनल जो स्पीड थी बेटा वो क्या आ गई, 30 kmph। अब अगर 30 आ गई है तो आप एक काम करें, किसी में भी रख दें, आप चाहें तो यहां रख दें, तो ये कितना बनेगा बेटा, 30 120। तो आप बोलेंगे यहां से 60 बराबर 120 और 24 144। तो बेटा यहां से समय निकल आएगा आपका, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 24। ठीक, तो आपको अगर डिस्टेंस निकालना है बेटा वो s इंटू टी होगा। स्पीड है आपकी 30 और समय है आपका 24, मतलब आपका आंसर कितना होगा, 720 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, मैं मानता हूं ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता था। अगर आपको कोई भी एक स्पीड दी होती तो ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते थे, वहां पर ए बी रूल लगा सकते थे। ठीक है, क्या लगा सकते थे, ए बी रूल। आप ये बोलते कि अगर स्पीड में 25% का समय इंक्रीज हुआ है, तो समय मतलब स्पीड में
25% इंक्रीज हुआ है तो समय में 20% का डिक्रीज होगा। वहां मतलब एक मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप उसको वैसे कर सकते थे। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक क्वेश्चन आपको वैसा भी अगले लेक्चर्स में वहां पर करा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको कोई एक रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया है तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, इसमें और कोई आप चीज नहीं सोच सकते। क्लियर है बात? चलो चलो आगे बढ़ते हैं अपने ये सवाल के ऊपर। ये सवाल मैंने आपको बेटा होमवर्क पे दिया था, ठीक है, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क पे दिया था। तो अगर मैं बात करूं इस सवाल की तो एक बार आप सवाल पढ़ें, आप लोगों से बना था कि नहीं बना था। पहले तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों से बना था कि नहीं बना था, और फिर आप इसको अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं क्या आपने उस तरीके से किया कि नहीं किया। क्या बोल रहा है? व्हेन राजेश एज वाज सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:2। ठीक है बेटा, राजेश की एज जब प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा के बराबर थी, मतलब पुराने समय की बात हो रही है, तो उनका रेशियो बेटा क्या था? 3 और 2 का। इसका मतलब क्या मैं ये राजेश की एज थी और ये गरिमा की एज थी। ये कब का है? जब राजेश बराबर गरिमा है। इसका मतलब गरिमा की प्रेजेंट एज 3 होगी। अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा की बात करूं तो बिल्कुल सही बात है। आगे क्या बोल रहा है? द व्हेन गरिमाज एज बिकम सेम एज प्रेजेंट एज ऑफ राजेश द रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ गरिमा एंड राजेश विल बिकम। ठीक है, तो आपको बताना है जब गरिमा की एज राजेश के बराबर हो जाएगी तब उनकी एज का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले तो प्रेजेंट का रेशियो निकालो। आपने बोला ये तब की बात थी जब राजेश गरिमा के बराबर था, मतलब गरिमा की आज की प्रेजेंट एज क्या है? 3। अब राजेश की लिखना, आपने बोला इन दोनों में डिफरेंस 1 यूनिट का था बेटा, तो इसका मतलब राजेश आज के समय पे 4 यूनिट का है। आप रेशियोज तो लिख रहे हैं। अब बोला है कि ये राजेश की एज गरिमा को दे दो, राजेश की एज आप गरिमा को दे दो, फिर से 1 यूनिट ऐड कर दो, तो ये जो रेशियो क्या बन जाएगा बेटा? 5:4। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? इतनी आसानी से हमने एक बहुत घुमावदार सवाल को बना लिया बगैर किसी परेशानी के। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 200 मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, ए का इन्वेस्टमेंट 200 नहीं 2000 ज्यादा है किससे? बी से। ए इन्वेस्टमेंट फॉर 8 मंथ्स एंड बी इन्वेस्टेड फॉर ए ईयर, मतलब ए ने सिर्फ 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया और बी ने पूरे साल भर किया। और एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 6800, 6800 टोटल प्रॉफिट आपको मालूम है। देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, नोट दैट द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 16x वेयर x इक्वल्स टू दिस। ठीक, बहुत बढ़िया। आपने बोला x की सबसे पहले आप यहां पे वैल्यू निकालो, तो आपने बोला x कितना आ जाएगा बेटा? 225 में से 50 घटाओगे तो 200 और वह 75, तो आप बोलोगे 175 होगा। तो अगर आप यहां पे प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का अगर रेशियो लिखना चाहोगे तो बेटा वो कितना आएगा? आप बोलोगे कि भैया प्रॉफिट ऑफ ए कितना है? 16 टाइम्स एक्स, 16 टाइम्स 175 है। ठीक, 16 टाइम्स 175 है। तो इसको बेटा आप मेंटली ऐसा सोच सकते हो, कैसे? 16 इंटू 170, ठीक है, और इसको आप कर लो 16 इंटू 5, या ऐसा कर लो। चलो पहले ऐसा समझ लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये अब पहले 16 को 17 से गुणा करो। देखो जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है तो सबसे छोटा नंबर चुनो, उसका स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 256। और 256 में वही छोटा नंबर यानी कि 16 ऐड कर दो, तो आप बोलोगे 256 प्लस 16, तो पहले 6 ऐड कर दो, कितना बनेगा? 62, और 10 ऐड कर दो मतलब 272। और एक जीरो था ये वाला, तो आप ये जीरो लगा दो, प्लस आप 16 का 5 गुना करोगे मतलब 80 ऐड करोगे, तो बेटा ये कितना बन गया टोटल? आप बोलोगे 2800 बन गया। कितना बन गया? 2800। मतलब अगर मैं P ऑफ A की बात करूं तो बेटा ये 28 था। अगर मैं बात करूं बेटा टोटल प्रॉफिट अगर 6800 है तो बेटा ये 4000 बनेगा कि नहीं? B का प्रॉफिट। अब ये बना कैसे होगा बेटा? जो भी प्रॉफिट होता है वो टाइम पीरियड
और इन्वेस्टमेंट के रेशियो से होता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ बी बताना है। अब जरा मैं आपको टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक। इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो ये काटूंगा तो ये बनेगा बेटा 10, और ये 4 से काटूंगा तो ये बनेगा 7, ठीक। टाइम पीरियड का जरा मैं रेशियो लिखना चाहूंगा, तो ए ने क्या किया है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के लिए, और बी ने किया है पूरा पूरा 12 महीने के लिए। मतलब ये जो टाइम पीरियड का रेशियो है बेटा, ये 2:3 का है। किसका है ये, फाइनल कट के क्या बन जाएगा, 2:3। ये बात बिल्कुल सबको क्लियर है। अब देखो ये रेशियो आपको लिखना है, देखो इससे इसका गुणा करके ये 7 आना चाहिए, तो क्या आप इसको 7/2 लिख सकते हो, तभी तो ये गुणा करके यहाँ पे 7 बनेगा। और यहां पर इन दोनों को गुणा करके ये बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, तो आप बोलोगे यहां पर आप इसको 10/3 लिख सकते हो। तो आपका बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शंस में है, तो आप एक काम करो, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 और 3 के एलसीएम यानी कि 6 से। तो आपने इसको काटा तो ये 3 बार गया, मतलब ये बना 21, और इसको काटा 2 बार, मतलब आपने ये बोला 20, आपने बोला 20। क्लियर है बात। अब बेटा ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है, ये आपको 2000 रुपए दिया हुआ है, यही दिया है ना 2000 रुपए, 1 यूनिट का डिफरेंस। ए का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है 2000 किससे, बी से, यही तो बोला है। आपका रेशियो 21 और 20 का है, आपने बोला 1 यूनिट का डिफरेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू 2000। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 40,000 होगी। आप यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर दें, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, 40,000 आपका सही उत्तर होगा, ठीक। तो आपने देखा आपने कितनी आसानी से इसको बना लिया। मैं बहुत स्लो स्पीड में लेकर जा रहा हूं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज एक बार जरूर कमेंट पे लिखें कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। क्लियर है बात। चलो ये सवाल पढ़ो, आप लोग ट्राई करना चाहोगे क्या, कमेंट सेक्शन में थम्स अप दो। अगर करना चाहोगे तो मैं आपके लिए टाइमर लगाता हूं, नहीं तो फिर मैं ही आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलो सवाल पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, रेनू वुड टेक 15 days working 4 hours per day to complete a certain task, whereas Seema would take 8 days working 5 hours per day to complete the same task। बेटा सेम काम की बात हो रही है। तो अगर मैं रेनू की बात करूं तो रेनू बेटा 15 × 4 मतलब 7 घंटे 60 आवर्स में काम कंप्लीट कर देती है। और रेनू की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक दिन में 5 घंटे, तो 8 दिन में 40 घंटा काम करके काम कंप्लीट कर देती है। तो आपने बोला भैया टोटल वर्क मान लो 120 यूनिट का, मतलब रेनू की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और सीमा की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। ये बात क्लियर हुई, ठीक है, वेरी गुड। क्या बोला है, दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट दिस टास्क। सीमा agrees to work for double the number of hours per day as रेनू, ठीक है। while रेनू agrees to work for double the number of days as सीमा, ठीक। if रेनू works 2 hour per day, देखो आपको ये बोल दिया गया बेटा कि रेनू जो है वो 2 घंटा काम कर रही है पर डे, ये बात बिल्कुल क्लियर हुई, 2 घंटा काम कर रही है। अच्छा, इसकी जो एफिशिएंसी आएगी यूनिट्स पर आवर आएगी, ठीक, 2 यूनिट्स पर आवर, 3 यूनिट्स पर आवर। और रेनू जो काम कर रही है वो 2 घंटा पर डे कर रही है। सीमा ने ये बोला कि भैया तुम जितनी देर काम कर रही हो, जितना घंटा काम कर रही हो, यही बोला है ना, सीमा अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ आवर्स पर डे। तो तुम जितना घंटा काम कर रही हो मैं उससे डबल काम करूंगी। तो भैया सीमा कितने दिन का, मतलब क्या एक दिन में कितना काम करेगी, 4 आवर्स पर डे। और रेनू ने क्या बोला कि भैया तुम अगर x दिन काम करोगी तो मैं आपको 2x दिन काम करूंगा। बोलो हाँ या ना, यही बोला। रेनू अग्रीज टू वर्क फॉर डबल द नंबर ऑफ डेज एज सीमा, ठीक। तो अब आपको क्या बताना है, देन द नंबर ऑफ डेज सीमा विल वर्क, मतलब आपको बेसिकली बेटा ये x की वैल्यू बतानी है, ठीक। चलो, आपने बोला अगर इसकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर आवर तो 2 घंटे में ये 4 यूनिट काम कर देगी, लेकिन कितने दिन काम करेगी,
देखो पहले एक दिन की बात करो, चलो मैंने बोला एक दिन में 2 घंटे काम कर रही है, और 1 घंटे में कितना काम कर रही है, 2 यूनिट, मतलब यहाँ पे 4 यूनिट काम करेगी एक दिन में। आपने बोला 2x नंबर ऑफ डेज काम करेगी, ठीक, प्लस मैंने बोला 1 घंटे में 3 यूनिट करेगी और एक दिन में 4 घंटे काम करेगी, मतलब बेटा यहाँ पे एक दिन में 12 घंटे काम कर देगी, 12 यूनिट्स ऑफ वर्क कर देगी, ये बात क्लियर हुई। और ये काम करेगी x नंबर ऑफ डेज, और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो टोटल वर्क आपने क्या डिफाइन करके रखा है, 120, ठीक है, वो आपने क्या डिफाइन करके रखा है, 120। ये बना 8 और ये बना 12, तो आपने बोला 20 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 120, तो आपने इसको काट दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, और 6 ही आपको निकालना था, मतलब x ही आपको निकालना था, सीमा ने कितने दिन काम किया, तो आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ई आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड in bank A for a certain numbers of year at a simple interest of rupees 5% per annum। आपको इनिशियली ये बेटा ये नहीं मालूम सॉरी, इनिशियली आपको ये नहीं मालूम कि आपने कितने ईयर्स के लिए आपने यहां पे रखा। ऑन मेच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन बैंक बी फॉर अनदर 5 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6%, ठीक है। जो आपको अमाउंट मिला, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आपको ए से मिला वो आपने बी पे रख दिया 5 सालों के लिए 6% पर एनम की दर से। अब आपको क्या बोला है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी आर इन द रेशियो 10 और 13, देन द इन्वेस्टमेंट पीरियड इन ईयर्स इन बैंक ए। बेटा मैं इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो आप यहां पे आंख बंद करके आंसर 6 लगा सकते हो, पूछो क्यों। मैंने ये बोला अगर मुझे ये दिया है कि भैया बैंक ए से जो मुझे एसआई मिला और बैंक बी से जो एस एसआई मिला उसका रेशियो अगर 10:13 का है, मतलब बेटा यहां पर भी 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, 30% ज्यादा है एसआई 2। अब आप ये बोलोगे ये जो बैंक इससे मिला है ये क्या क्या मिला था बेटा, इस पे तो प्रिंसिपल भी था और आपका इंटरेस्ट भी मिला था जो आपने 5% कुछ सालों के लिए किया था, ठीक, बढ़िया, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर। और उसका कितना परसेंट मिला था बेटा, आपने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट आर इंटू टी परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, मतलब सिर्फ आरटी परसेंटेज होता है। तो आप बोलोगे नेट इफेक्टिव यहां पे कितना मिला है बी पर, आप बोलोगे 6% 5 years के लिए, तो आपने बोला नेट 30% मिला है आपको नेट इंटरेस्ट। यहां तक बात क्लियर, मैं बी की बात कर रहा हूं। और ए और बी का भी जो रेशियो आ रहा है तो आप बोलोगे ए से 30% ज्यादा इंटरेस्ट मिला है। ये ज्यादा इंटरेस्ट कैसे मिला होगा, प्रिंसिपल पे तो जो मिला होगा वो तो मिला ही होगा, लेकिन साथ साथ जो ए पे इंटरेस्ट मिला उस पे भी 30% ज्यादा मिला होगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब 30% बेटा इसमें तो ऑलरेडी था ही, कैसे, ये 6 और 5 साल का, तो भैया उसका भी नेट इफेक्टिव 30% होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल भी 30% बनेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर। तो आपने बोला अगर इसको नेट इफेक्टिव 5% बना, मतलब 30% बनाना है नेट इफेक्टिव, 1 साल पे 5% लग रहा, मतलब 6 साल लगेंगे। आप ऐसा डायरेक्टली सोच सकते थे, क्लियर, लेकिन नहीं, मान लो इस सवाल को बनाना ही है, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर मैं ये एस आई ऑफ ए की बात करूंगा तो मैंने बोला मान लो टी टाइम के लिए उसने किया तो नेट इफेक्टिव 5t% मिलेगा ऑफ 10,000, बोलो हाँ या ना, पहला। अच्छा, अब मैं बी की बात करूंगा, बी की, तो बी को कितना मिलेगा बेटा, बी को मिलेगा 10,000 पे 30%, आपका नेट इफेक्टिव बी का कितना बन रहा है, ये 6 × 5 30%, तो ये मिलेगा, प्लस ये जो इंटरेस्ट ए से मिला है उस पे भी तो 30% मिलेगा, तो आप बोलोगे 50% ऑफ 10,000 पे भी 30% मिलेगा। और इसी का रेशियो आपको क्या दिया बेटा, 10 और 13 का, ठीक है।
तो आपने बोला 5t%, आप परसेंटेज सबसे हटा दो तो आप बोलोगे ये बनेगा 5 इंटू टी इंटू 10,000। इनफैक्ट 10,000 भी सबसे कट जाएगा तो आप बोलोगे सिर्फ ऊपर बचेगा 5t। क्या बनेगा बेटा? 5t बनेगा। देखो ये 10,000 10,000 और ये 10,000 सब कट गया, और साथ साथ परसेंटेज भी सब कट जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। नीचे क्या बनेगा बेटा? आप बोलोगे ये 30% बने 30 बनेगा, प्लस ये 30 इंटू 5t परसेंटेज बनेगा। ठीक, तो आप कितना बोलोगे? 150t। ठीक, और यहां पे आप परसेंटेज लगा दो, क्योंकि ये वाला परसेंटेज कैंसिल हुआ है, ना कि ये अंदर वाला। ठीक, आपने बोला इसकी वैल्यू बेटा क्या है? 10/13। क्लियर? अब आप इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक, अच्छा ये परसेंटेज हटाओगे यहां पर, तो ये परसेंटेज हटाओगे तो बेटा ये कितना बनेगा? आप बोलोगे नीचे 100 बनेगा, मतलब ये 1.5 बनेगा। क्या बनेगा? 1.5। परसेंटेज हटाओगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा? 1.5। अब आप गुणा कर लो तो ये बना बेटा यहाँ पे 65 और ये बना 15। इधर आके कितना बनेगा? 65 माइनस 15 मतलब कि 50t। और ये 30 और यहाँ 10 मिलके क्या बनेगा बेटा? 300। तो आपने टाइम पीरियड निकाल दिया, मतलब 6 साल। मतलब जो ओरिजिनली आपने समय रखा है वो 6 साल का रखा है। यहां से भी आपका आंसर आ सकता है। लेकिन क्या जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको बेटा मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ओवरऑल भी 30% चाहिए, और आपने जो ए से जो निकाला है इंटरेस्ट, तो मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो आपने बी में रखा तो उस पर भी 30% आपको मिला। ये बात क्लियर हुई? और ओवरऑल भी 30% मिला। इसका मतलब आपको स्कीम ए में भी नेट इफेक्टिव 30% ही मिला होगा, तभी ओवरऑल भी 30% और बी से भी 30% मिला। क्लियर है बात? बिल्कुल। अगर आपको ए से भी 30% करना है तो अगर एक साल में 5% है तो कितने साल लगेंगे नेट इफेक्टिव 30% बनाने के लिए? तो आप बोलेंगे 6 साल लगेंगे। आंख बंद करके ये आंसर लगा सकते थे। ठीक है, क्लियर है बात? आपको कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं, फॉर्मूला उतना ज्यादा आप यहां पर वो तो करेंगे ही, लेकिन कंसेप्ट सीखना भी जरूरी है। तो कई चीजें आपकी बहुत कंसेप्चुअली बन जाती हैं। जैसे आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको सवाल सॉल्व कराए। ठीक है, क्लियर है बात? चलो अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? टू प्लेसेस ए एंड बी आर 45 किलोमीटर्स अपार्ट एंड कनेक्टेड वाया स्ट्रेट रोड। ठीक, दो पॉइंट है बेटा ए और बी। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? ठीक, अनिल गोज फ्रॉम ए टू बी। यहां से बेटा अनिल जा रहा है। ठीक, वाइल सुनील गोज फ्रॉम बी टू ए। यहां से कौन जा रहा है बेटा? सुनील जा रहा है। ठीक, स्टार्टिंग एट द सेम टाइम दे क्रॉस ईच अदर एग्जैक्टली 1 hour 30 minutes। ठीक है बेटा, ये कहीं पे भी मिलेंगे। ठीक, अच्छा कहां मिल सकते हैं एक बार वो भी देखते हैं। इफ अनिल रीचेज बी एग्जैक्टली 1 hour 15 minutes आफ्टर सुनील रीचेज ए। चलो यहां से एक बात ये बिल्कुल तय हो गई कि स्पीड ऑफ सुनील ज्यादा होगी स्पीड ऑफ अनिल से, क्योंकि सुनील के पहुंचने के बाद 1 घंटा 15 मिनट बाद मतलब अनिल पहुंच रहा है बी पर। तो ये बात तो बिल्कुल तय हो गई। इसका मतलब बेटा ये शुरुआत में हाफ डिस्टेंस से यहां कहीं मिलेंगे। ठीक, वैसे इसकी कहो जरूरत भी ना पड़े कि हम ये सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी आपने बोला सबसे पहले अगर ये मिल रहे हैं तो आपने बोला यहां से यहां सुनील आया 1 hour 30 minutes यानी कि 90 मिनट्स में। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और उसको यहां से यहां जाने में मान लो टी समय लगा। ये मैं सुनील की बात कर रहा हूं। ठीक, अगर मैं अब बात करूं बेटा अनिल की, अनिल को मैं येलो से डिनोट कर रहा हूं, तो उसको यहां से आने में बेटा 90 मिनट लगा, और यहां से यहां जाने में अगर सुनील को यहां से यहां टी लगा है तो उसे टी प्लस 1 hour 15 मतलब 60 + 15 यानी कि 75 मिनट लगा है। ठीक, तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है बेटा
मान लो बेटा मैं इस पूरे जोन को जोन 1 कह रहा हूं, ठीक, और इसको जोन 2 कह रहा हूं। तो जोन 1 और जोन 2 में जो भी टाइम का रेशियो होगा वो सेम होगा, ठीक। तो आप बोलेंगे टी अपॉन 90 बराबर होगा 90 अपॉन टी प्लस 75। तो यहां से आपको टी निकल आएगा, आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, द स्पीड ऑफ अनिल। अगर बेटा आपको टी निकल गया तो आपको अनिल का पूरा ट्रेवल टाइम मालूम चल गया, 90 मिनट ये प्लस टी प्लस 75, और डिस्टेंस आपको 45 दिया है, तो आपकी स्पीड भी निकल आएगी, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपने बोला इसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस 75 टी, ये बनेगा 8100, तो यहां माइनस 8100 कर लो, और ये बना 0, ठीक। ये हो गया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। क्या मैं किसी और तरीके से सोच सकता हूं क्या, किसी और तरीके से सोच सकता हूं क्या मैं? 8190 मतलब 9 × 9 × 10 × 10 है ना, 8100। तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए है 8100, है ना। तो 60, अच्छा एक पॉजिटिव टूटेगा एक नेगेटिव टूटेगा, है ना, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आ पाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, अच्छा एक पॉजिटिव टूटेगा मतलब एक बड़ा टूटेगा और एक नेगेटिव टूटेगा, क्योंकि आपको सम वो चाहिए। तो 100 और 25 2500, नहीं। और क्या सोच सकते हो आप, 110 और 35, 3850। फिर पांच ही चाहिए ना, मतलब दोनों के यूनिट डिजिट में भी पांच पांच आना चाहिए, ठीक। सॉरी, 5 और 0 आना चाहिए, 5 और 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 125 और 50, 125 और 50, 62 और पास पहुंचे, 135 और 60, है ना, 35 ये गया 25 ये गया इंटू 60, ये क्या बनेगा, 135 का 6 गुना, तो ये बनेगा 270। हाँ ठीक है, ये बन गया बिल्कुल। तो आपने बोला ये 135 है और ये 60 है, ठीक है, 135 है और 60 है माइनस में, ठीक। साइन चेंज कर दो तो ये बनेगा -135 और ये बनेगा 60। अब देखो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब टी की वैल्यू आपकी 60 आ गई। तो टी की वैल्यू 60 आ गई, मतलब यहाँ पे उसको समय कितना लगा है बेटा, 135 मिनट लगा है। ओवरऑल समय ए को कितना लगा है, 90 प्लस 135, मतलब 225 मिनट लगे हैं, 225 मिनट लगे हैं। आपको डिस्टेंस कितना कवर करना था बेटा, KMPH में आपको आंसर देना है, तो डिस्टेंस आपको चलना था 45, स्पीड थी आपकी 225, डिवाइडेड बाय इसको आप 60 कर लो, तभी आप इसको आवर्स में कर पाओगे, ठीक। अच्छा, तो ये 60 कहाँ चला जाएगा बेटा, ये 60 ऊपर चला जाएगा। तो आपने बोला ये बना 45 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 225, ठीक। 15 से काटो, 20 गुना और 75 कम है, मतलब 5 गुना कम है, 20 से 5 गुना, मतलब ये 15 का 15 बार जाएगा, और 15 से जाएगा ये 3 बार, और ये जाएगा बेटा 4 बार, मतलब 3 इंटू 4, आपका आंसर 12 होगा, ठीक। आंसर क्या होगा आपका 12। तो आपका स्पीड आ गया अनिल का कितना, 12। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि भैया ये जो टाइम के जो रेशियोज होते हैं ये सेम होते हैं। जब कभी भी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि एक क्रॉसिंग पॉइंट के बाद यहाँ से यहाँ का समय और यहाँ से यहाँ का समय मालूम हो, तो भैया ये जो टाइम पीरियड होते हैं, ये टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है जोनों का, ठीक, जोन 1 और जोन 2 का। क्या इसको और तरीके से, कुछ और तरीके से बनाया जा सकता था, सवाल ये है, ठीक।
यहां पर आप हो सकता था कि वैल्यू गैस कर लेते कि टी की वैल्यू 60 ही आएगी। देखो 60 मतलब 2/3 और यहाँ पे 135, तो ये 45 से 2 बार, 45 से 3 बार, ऐसे आप यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ पे गैस कर पा रहे थे कि टी की वैल्यू 60 आएगी। तो ये रेशो दोनों तरफ 2/3 का मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेकिन नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या बोल रहा है? द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज फिक्स्ड टू एंश्योर 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट का मतलब बेटा ये है कि अगर आप सीपी और एसपी का रेशियो लिखने जाओगे तो वो बनेगा, अगर 40% यानी कि बेटा 2/5, तो अगर आपका सीपी 5 होगा तो हर 5 पे 2 का प्रॉफिट, मतलब एसपी क्या होगा? 7। ठीक, ऐसे ही लिखोगे। इफ द प्रोडक्ट हैड कॉस्ट 40% लेस, अब देखो अगर आपकी सीपी 5 है, इससे 40% लेस है, मतलब हर 5 में 2 की कमी, तो अभी आपकी जो सीपी डैश बनेगी और यहाँ पे एसपी डैश जो बनेगी वो 3 बनेगी। मतलब सीपी डैश क्या बनेगी? यहां से आपने 40% की कमी करी, बोला है यही। देन द रिजल्टिंग सॉरी एंड हैड बीन सोल्ड फॉर 5 रुपीज लेस, देन द रिजल्टिंग प्रॉफिट वुड हैव 50%। बेटा यहां पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50%। तो 3 का 50% क्या होता है? 1.5। तो 1.5 आप ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है? 4.5। तो आप बोलोगे यहां से यहाँ का जो चेंज आया है 7 माइनस 4.5 मतलब 3.5 यूनिट्स, इसकी वैल्यू आपको सवाल के हिसाब से 5 रुपए दी है, यही तो बोला है। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, मतलब आपको ये 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो आप दोनों जगह दो 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 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 7 यूनिट बनेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 रुपए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, तो यहाँ पर हमारे आज के भी 10 सवाल हो गए हैं कंप्लीट। आपको बढ़िया बढ़िया मैं सवाल लेकर आया हूँ और कंसेप्ट भी लेकर आया हूँ, जिससे आपके काफी कुछ रिवाइज हो जाए चीजें। ठीक, अगली क्लास में बेटा हम क्या करेंगे? हम करेंगे स्पीड मैथ्स, उसमें नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें हम करेंगे। उसके भी हम 10 से 12 सवाल अगली क्लास में करेंगे और हम ऐसे ही रोटेट होते रहेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में आप पार्टिसिपेट करेंगे और अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं पर्टिकुलरली वही सेशन उससे रिलेटेड ले आऊँगा। ये मेरा वादा है, मैं आपका साथ पूरा दूंगा। बस आप मुझे प्रॉपर समय पर बताते रहें कि आपको किस चीज़ की नीड है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।